Now the recording has been started. सही सही ठीक है जी। हम लोग एक नई चीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि रेडियो नेविगेशन का पार्ट है, जिसमें सबसे पहले और जो एसेंशियल चीज़ आ जाती है रेडियो नेविगेशन के अंदर, जो प्राइमरीली इस्तेमाल होती है, दैट इज़ नोन एज ऑटोमेटिक डायरेक्शन फाइंडिंग EDF एंड नॉन डायरेक्शनल बीकन NDB। अब ये दोनों है क्या, इसके बारे में मज़ीद गुफ्तगू करते हैं। सो इस पूरी स्लाइड के अंदर ये उसके कंटेंट्स हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन होगा, बेसिक प्रिंसिपल, ADF काम किस तरीके से करता है, ADF में इस्तेमाल होने वाले मुख्तलिफ किस्म के बेसिक इक्विपमेंट्स, उसके अलावा ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स, लिमिटेशन, होमिंग वर्सेस ट्रैकिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफ दी नेविगेशन एड्स। सो ये कुछ सॉरी ये इसके कंटेंट्स हैं। बैकग्राउंड में जब हम लोग आ जाते हैं कि इसका इंट्रोडक्शन और बैकग्राउंड क्या चीज़ है, तो भाई पहली बात तो आ जाती है हमारे पास पुराने ज़माने में नेविगेशन जो होती थी वो पायलट अपने आसपास की इलाके को देख के करती होती थी। मतलब ये पायलटेशन से कहते हैं, जिसमें वो ऑन बोर्ड इक्विपमेंट्स की मदद से अपने आप को नेविगेट करता था। फिर उसके बाद सेलेस्टियल बॉडी की मदद से करता था, और कुछ अगर मेरे पास कंपास, इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम्स, इस दोनों होते थे, तो उस सूरत में एक डायरेक्ट ट्रैकिंग की सूरत मौजूद होगी, जिसके ज़रिए से वो अपने आप को नेविगेट करता था। सही है, ये वही चीज़ है जो पुरानी चीज़ें हैं। बाद में जिद्दत आई, जिद्दत मॉडर्नाइजेशन आई, टेक्नोलॉजी एडवांस हुई, और यूजिंग द रेडियो वेव्स की मदद से तो लोगों ने रेडियो नेविगेशन स्टार्ट कर दी। ये रेडियो नेविगेशन के अंदर ये कुछ उसकी क्या है, रेडियो एरिया नेविगेशन, लोरैन लॉन्ग रेंज नेविगेशन, इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम, GPS नेविगेशन। उसमें जो रेडियो नेविगेशन है ये हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जो कि इसका हिस्सा है। सो हम लोग रेडियो नेविगेशन की बात करते हैं तो सब शुरू में जो हमारे क्या कहते हैं वर्ल्ड वॉर 1 में या उसके बाद, मतलब वर्ल्ड वॉर 2 से पहले पहले एरा के अंदर जो एयरक्राफ्ट है वो तो आ चुके थे। वर्ल्ड वॉर 1 में भी एयरक्राफ्ट आ चुके थे, लेकिन इतने नहीं थे। वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर बेसिकली आप देख सकते हो ना, जितने भी देख रहे हैं BOR, DME, टेकन वगैरह वगैरह, वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर कहते हैं कि भाई इंसान का जानी नुकसान हुआ, बहुत से लोग मरे, दुनिया तबाह हो गई, काफी सारे लोग मरे। लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 का सबसे बड़ा जो फायदा था वो ये था, हमारी जो टेक्नोलॉजी थी उसने बहुत तरक्की की। लोगों ने जंग की आड़ में, या ये कह लो कि जंग तो बस एक बहाना था, मॉडर्नाइज वर्ल्ड को मॉडर्नाइज होना बाकी था। अब उस जंग की वजह से मुख्तलिफ किस्म की जो टेक्नोलॉजीज थी वो डेवलप की गई, जिसमें सबसे ज़्यादा जिसने टेक्नोलॉजी के ने किया, क्या कहना चाहिए, एडवांस हुई, वो हुई हमारे पास रेडियो रेडियो यानी कि रेडियो फ्रिक्वेंसीज, रेडियो इक्विपमेंट्स, RF कम्युनिकेशन, और ख़ास तौर पे एयरक्राफ्ट की जो हमारे पास जो एवियोनिक्स थी, यानी कि एरोनॉटिकल थी, एरोडायनेमिक्स वगैरह, इन फील्ड्स में बड़ा तरक्की की। उस ज़माने में एक नया सिस्टम लेके आया गया जिसकी मदद से आप अपने आप को नेविगेट कर सकते हो। वो जो पहला सिस्टम था वो क्या था, वो था EDF, ऑटोमेटिक डायरेक्शनल फाइंडिंग, और ये है हमारे पास NDB। ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम सिनेरियो लेके चलते हैं कि अब ADF है क्या, NDB है क्या, उससे पहले मैं एक छोटा सा आपके सामने सिनेरियो बनाने लगा हूँ। ठीक है। अब ये मेरे पास मैं कुछ एनोटेशंस वगैरह आपके सामने ड्रॉ करूंगा, बताना। देखो, ये मेरे पास एक एंटीना है, ये आप देख सकते हो। ये एंटीना यहाँ, 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 मतलब हर जगह अपनी हर जगह अपनी क्या कर रहा है, पावर ट्रांसमिट कर रहा है। क्या कर रहा है? पावर ट्रांसमिट कर रहा है। ये आपके पास, अब मुझे इसकी स्ट्रेंथ मालूम करनी है, तो इसकी स्ट्रेंथ मैं किस तरीके से मालूम कर सकता हूँ? ये मेरे पास एंटीना है, ये अपना सिग्नल ट्रांसमिट कर रहा है, मुझे सिग्नल की स्ट्रेंथ मालूम करते हुए इसकी पोजीशन बतानी है। तो किस तरीके से बता सकता हूँ?
सर गेन से एनी गैसेस? ये डी एम ई से डिस्टेंस में जो मिडपॉइंट पे। मुझे इसकी डिस्टेंस मालूम नहीं करना, मुझे इसकी डायरेक्शन मालूम करनी है कि किस डायरेक्शन में है मेरे पास ये टावर। गेन से मालूम कर सकते हैं। अच्छा एक बात सुनो, मैं क्या कहते हैं, एक बंद कमरे में हूँ, लाइट चली गई है, सही है, जैसे कि अक्सर होता है। अब क्या कहते हैं कि कमरा बहुत बड़ा है, उस कमरे में दो लोग हैं, सही है। अब इन दोनों को आपस में मिलना है, तो ये आपस में किस तरीके से मिल सकते हैं, मतलब किस तरीके से हो सकता है? तो वो क्या बोलता है कि यार एक बंदा चुप रहे, एक दूसरा बंदा बोले। वो अपने कानों से क्या करते हैं, उसकी आवाज को सुनने की कोशिश करते हैं, और जिस डायरेक्शन में होगी, मतलब यानी कि अगर मेरे पास ये कोई बंदा है और ये कोई बंदा है, सही है, ये तीन बंदे हैं, अब ये बोल रहा है, अब ये किसी एक पक्ष इस डायरेक्शन में कह रहा है, सही है, ये उसकी साउंड वेव्स निकल रही हैं, बंदा यहाँ पर है। अब ये जब यहाँ पे सुना तो इसको आवाज कम महसूस हो रही है, इसने थोड़ा क्या किया, यहाँ पे गया, यहाँ से मूव करके यहाँ पर आया। जब इसने इस बंदे की आवाज सुनी तो इसको यहाँ पर इसकी ज्यादा क्या क्या साउंड महसूस हुआ, और वापसी ये बंदा जब यहाँ से घूम के वापसी आया तो इसने यहाँ पे इसकी आवाज सुनी, सही है। अब यहाँ से जब इसने इसकी आवाज सुनी तो उसको ये महसूस हुआ कि यार जब मैं शुरू में मैंने जहाँ पे आवाज सुनी थी वो भी कम थी, एक पॉइंट ऐसा है जहाँ पे मुझे इसकी सबसे ज्यादा आवाज आ रही थी, और एक पॉइंट ऐसा आया, क्या हुआ कि फिर आवाज कम हुई। तो वो जो ये बंदा है, ये वाला बंदा, वो ये क्या करेगा, इस पोजीशन पे वापसी आएगा और इस पोजीशन के बिल्कुल क्या करेगा, पीछे या आगे की तरफ मूव करेगा। अगर ये इधर मूव करता है तो इसको और आवाज कम महसूस होनी चाहिए, और अगर इधर मूव करता है तो ज्यादा आवाज मूव करनी चाहिए। तो ये जब इसने पीछे मूव किया तो इसको कम आवाज महसूस महसूस हो रही है, तो ये क्या होगा, ये आगे की तरफ बढ़ेगा, एंड दस आगे की तरफ बढ़ता जाएगा। अब ये जो इसकी आवाज उसको और तेज सुनाता आई जाती जाएगी, और बेस्ड ऑन दिस टेक्नोलॉजी या टोपोलॉजी ये इसको क्या होगा, इस जगह पे पहुंचता जाएगा। तो ये बहुत ही एक छोटी सी क्या कहते हैं क्रूड मिसाल है कि इस तरीके से हमारे पास एडीएफ और नॉन डायरेक्शनल बीकम काम करती है, सही है। कुछ समझ में आई कहानी मैंने जो आपको बताने की कोशिश की है? जी चलो, तो खैर आगे बढ़ते हैं मजीद। एडीएफ, एडीएफ है क्या बेसिकली? एडीएफ इज अ शॉर्ट मीडियम टू रेंज, जिसकी एक हमारे पास क्या है, नेविगेशन सिस्टम है, जो कि क्या प्रोवाइड करता है, डायरेक्शनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, और इसकी कुछ एक हमारे पास फ्रिक्वेंसी है। लाजमी सी बात है, हम रेडियो नेविगेशन की बात कर रहे हैं, तो रेडियो नेविगेशन के अंदर वो कोई ना कोई फ्रिक्वेंसी का सिग्नल होगा। ये फ्रिक्वेंसी बैंड हमारे पास कुछ ये दिया हुआ है। अब इसके अंदर क्या होती है, डायरेक्शनल इंफॉर्मेशन होती है, पुराने जमाने में नहीं होती थी, अब के जमाने में कुछ डायरेक्शनल इंफॉर्मेशन होती है, सही है। और इसकी रेंज भी बताती है कि अगर मेरे पास एक एंटीना लगा हुआ है तो वो इस यहाँ से इसकी टोटल रेंज है वो यहाँ पर लिखी हुई है 200 नॉटिकल माइल, जो कि एक बहुत ही बड़ा डिस्टेंस है, सही है। अब हमें पता है कि भाई हर किसी इंस्ट्रूमेंट के कुछ ना कुछ एरर्स होते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास कुछ डेविएशंस आ जाती हैं। अगर मेरे पास ये एक एंटीना है, ये सॉरी एडीएफ है, एडीएफ के साथ कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंटेशन भी लगा हुआ होगा, जिसकी वजह से हमारे पास एरर आ सकते हैं। वो एरर आने की वजह से हमारे पास एयरक्राफ्ट की जो एक्चुअल पोजीशन है और जो कैलकुलेटेड पोजीशन है उसके दरमियान हमारे पास एक बहुत बड़ा क्या आ जाता है, डेविएशन आ जाता है। और उस डेविएशन को क्या कर सकता है, हम कंपनसेट कर सकते हैं, या अगर कोई मेरे पास फिक्स डेविएशन आता है तो हम बता सकते हैं उसमें से, मतलब एरर रिड्यूस करने के हमारे पास काफ़ी सारी टेक्निक्स होती हैं। उन टेक्निक्स में से एक फिक्स ग्राउंड बेस रेफरेंस बेस हमारे पास क्या है, टेक्निक इस्तेमाल करती है, जो कि एडीएफ के एरर्स को कम करने में मदद देती है। अब ये ग्राउंड बेस्ड रेफरेंस है क्या? बेसिकली हमारे पास ग्राउंड बेस्ड नेविगेशन ऐड के अंदर हमारे पास एक फिक्स लूप एंटीना होता है। एक मिनट, या किसी का ये अच्छा सही है,
सो ये ग्राउंड बेस्ड नेविगेशन एड्स के अंदर हमारे पास एक फिक्स लूप एंटीना है। लूप एंटीना कुछ इस तरीके से यहाँ पर देख सकते हो। इसको मैं मजीद दिखाऊं तो सही तरीके से ये कुछ इस तरीके से बना हुआ होता है लूप एंटीना। शायद तुम लोगों ने, जो पुराने लोग हैं एमएनए वाले लोग मौजूद हैं यहाँ पर जिन्होंने पुरानी एमएनए पढ़ी हुई है। कभी लूप एंटीना देखा है सीनियर्स? सर दोबारा पूछें। मैं पूछ रहा था आप लोगों ने कभी लूप एंटीना देखा है? जी सर देखा है। देखा है। लूप एंटीना होता है किस तरीके से, बिल्कुल सेम इसी तरीके से लगा हुआ होता है। एक आपके पास ऑसिलेटर होता है और इसके साथ एक वायर कनेक्ट हुआ होता है और ये क्लोज लूप की फॉर्म में होता है, यानी कि ये एक बहुत बड़ा लूप लगा हुआ होता है। इसकी मिसाल ऐसे है कि आप लोगों ने शायद शायद गांव देहात में अगर आपका जाना रहा हो, मेरे रिश्तेदार रहते तो मेरा अक्सर जाना होता है वहाँ पर। तो खैर हम लोगों ने वहां देखा था कि कुछ पुराने जमाने के जो टीवी एंटीनास होते थे ना, उसमें कुछ इस तरीके से गोल गोल सी चीज बनी हुई होती थी। हमें उस वक्त पता नहीं था क्या था, लेकिन हम जब यहाँ यूनिवर्सिटी में आए तो हमें पता चला कि यार वो एक तरह का लूप एंटीना है। टीवी एंटीना याद है पुराने जमाने में? अब तो खैर जी सर। एंटीना का ये रिवाज ही खत्म हो गया ये वाले एंटीना का। अब तो हर जगह वाईफाई हो गया, 3G का माहौल है, तो इस वजह से ये बिल्कुल ही समझो खत्म हो गया है। लेकिन पुराने जमाने में हम लोगों ने इसको देखा है। आज भी ये लूप एंटीना इस्तेमाल होते हैं, पर ये जो लूप एंटीना होते हैं पीसी पे फैब्रिकेट होते हैं। सही है। ये पीसीबी पे फैब्रिकेट होते हैं, मतलब एक आपके पास एक पीसीबी बोर्ड होगा, उस पीसीबी बोर्ड के ऊपर एक ट्रैक बना हुआ होगा कुछ इस तरीके का। सही है। एक ये हमारे पास रोम्बस नुमा को एक ट्रैक बना हुआ है और ये पॉइंट ऑफ फीडिंग से ये दोनों सेपरेट होते हैं। ये आज भी इस्तेमाल होता है लूप एंटीना। ये कहाँ इस्तेमाल होता है? ये एनिमल ट्रैकिंग में इस्तेमाल होता है और कुछ ऐसी जगहों के ऊपर इस्तेमाल होता है जहाँ पर हमें कोई मुख्तलिफ एप्लीकेशन चाहिए होती है। ये ये आपको आपकी लैब में जो मैंने की अभी करंट लैब है ना, उसमें पीसीबी फैब्रिकेटेड एंटीना पीसीबी फैब्रिकेटेड लूप एंटीना आपको मिलेगा देखने के लिए। अब मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों से एक बात कही थी, वो ये कही थी कि भाई इसके अंदर एक खास किस्म का एरर पाया जाता है जिसको खत्म करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फिक्स ग्राउंड बेस्ड रेफरेंस सिस्टम इस्तेमाल करते हैं। अब ये फिक्स ग्राउंड बेस्ड रेफरेंस सिस्टम होता क्या है? इसके अंदर हमारे पास एक अदद फिक्स लूप एंटीना होता था। क्या? एक फिक्स लूप एंटीना होता था जो कि एम्पलीट्यूडेड मॉड्यूलेटेड सिग्नल होता था, कमर्शियल रेडियो ब्रॉडकास्ट स्टेशन। अब यहाँ पर एक नई चीज आपके सामने आई है, वो ये है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। पहली बात तो ये आ जाती है कि आप लोगों में से किसी ने मॉड्यूलेशन के बारे में इससे पहले पढ़ा है? हेलो? यस सर। मॉड्यूलेशन कहाँ पढ़ा है आप लोगों ने? चलो खैर, मॉड्यूलेशन के बारे में मैं आपको बताता हूँ थोड़ी देर में। ऐसा करो यार, मुझे अभी थोड़ा सा है ना चक्कर आ रहे हैं। 10 मिनट का ब्रेक लो, फिर उसके बाद वापसी आते हैं, ठीक है? मैं अभी कॉल डिस्कनेक्ट नहीं कर रहा, लेकिन 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं, ठीक है? यहीं से जहाँ से अभी खत्म किया ना, यहीं से स्टार्ट करेंगे। सही। ओके सर। लोगों ने बात की थी कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन ये एक नई चीज आई है आप लोगों के सामने, लेकिन बहुत से लोग ऐसे मौजूद हैं जिनको ये पता है कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन है क्या। बेसिकली एम्पलीट्यूड और मॉड्यूलेटर का काम क्या होता है? पहली बात तो ये कि ये हमें बताना चाहिए कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन क्या चीज़ है। उससे पहले, इस चीज़ को समझाने से पहले, मैं आप लोगों के सामने एक क्या कहते हैं सिनेरियो ड्रॉ करने लगा हूँ। तो सिनेरियो वो कुछ इस तरीके से है भाई। सबसे पहले तो मुझे चाहिए एक अदद वाइट बोर्ड, क्योंकि मुझे लिखना है। तो मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ
यहाँ पर एक ऐसा करता हूँ, स्टॉप कर रहा हूँ शेयरिंग। ठीक है जी, अब मैं व्हाइट बोर्ड पे आ चुका हूँ। अब मेरे व्हाइट बोर्ड आपके सामने नजर आ रहा है? यस सर। अच्छा जी ठीक है सर। यार, ये मेरे पास एक एंटीना है, ये मेरे पास एक एंटीना है, सही है। यहाँ पर एक बंदा है, सही है। यहाँ पर ये समझो कोई एक बंदा है, सही है। यहाँ पर भी कोई ना कोई एक पर्सन है, मैं डब्बे की सूरत में बना रहा हूँ, ठीक है। देयर इज दिस पर्सन x2, here we have another person that's x1, सही है, ठीक है। इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा बड़ा है, दिस इज x1, ठीक है। x2 जो है लिसनर है, क्या है? ये आवाज सुनेगा, लिसनर। ये जो है स्पीकर है, बोलने वाला, ठीक है। ये यहाँ से लेके यहाँ तक इनका जो डिस्टेंस है वो समझो 150 किलोमीटर है, ठीक है। इसने बोलना और इसने सुनना है, और ये इसको बोल के कुछ मैसेज पहुंचाना है। कैसे पहुंचा सकता हूँ मैसेज? सर किसी डिवाइस के थ्रू पहुंचेगा? वो डिवाइस तुम्हें डिजाइन करनी है भाई। डिवाइस तुम्हें डिजाइन करनी किस तरीके से कर सकते हैं? ये बोलने वाला है, आप ये जो चीज बोल रहा है वो एक हमारा ऑडियो फिजिकल सिग्नल है, इसको चाहिए कोई इलेक्ट्रिकल सिग्नल। सबसे पहली तो बात आ जाती है कि इनके दरमियान जो ट्रांजैक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन हो वो किस मीडियम के थ्रू होगी? एयर के थ्रू होगी, क्योंकि हम जो बात कहते हैं मतलब हमारे लबों से जो अल्फाज अदा होते हैं वो साउंड वेव जिसे हम कहते हैं, उनको ट्रैवल करने के लिए एक मीडियम की जरूरत है। तो ये बोल रहा है, सुन रहा है, लाजमी सी बात है कोई मीडियम रिक्वायर्ड है। वो मीडियम क्या होगा? यार तुम लोग बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हो, क्या हो गया भाई? तुम लोगों ने बिल्कुल बेसिक लेवल पर तुम लोगों ने सवाल पूछा। एज एन इंजीनियर ये बहुत ही अच्छी चीज है भाई, जो मैं तुम लोगों से सवाल कर रहा हूँ, ये सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन है ना, ये आगे जाके तुम्हारी बहुत मदद करेंगे। लेकिन तुम लोग क्यों ऐसे, मतलब कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा? देखो अगर इंटरेस्ट है ये सब चीजें करने का तो ठीक है, अगर सिर्फ कोर्स पढ़ने की हद तक है तो मैं डायरेक्ट कोर्स पढ़ाता हूँ और खत्म करता हूँ। टू बी ऑनेस्ट बताओ क्या करें? रहने दो इस तरह के सवाल को। सर कुछ सिग्नल डिवाइस होगी उसी के थ्रू पहुंचाएंगे। सिग्नल डिवाइस क्या होगी? बेसिक लेवल पे बात कर रहा हूँ यार। सर एक सिग्नल ट्रांसमिट करेगा। पहली बात तो ये है, मैं तो मीडियम की बात कर रहा था। मीडियम क्या होगा? तुमने क्या सिग्नल ट्रांसमीटर, तो चलो मैंने अज्यूम कर लिया कि हमारे पास जो मीडियम होगा वो आरएफ चैनल होगा, सही है, आरएफ चैनल हो गया। उसके बाद क्या होगा? ये कुछ जबान से कह रहा है अल्फाज, उसके लिए लाजमी सी बात है, और ये आरएफ है। आरएफ के अंदर क्या चाहिए होगा? एक एंटीना चाहिए होगा। ये लो भाई, आरएफ है, एंटीना आ गया, आरएफ है, एंटीना आ गया, ठीक है। एंटीना तो आ गया, अब ये बोल रहा है इसमें इसमें ट्रांसमिट करना है, कैसे ट्रांसमिट करूंगा? लाजमी सी बात है, ये मैं कुछ कह रहा हूँ, ये इधर कुछ है। अब मैं जो कहता हूँ, तुम्हारे पास जो आवाज आ रही है किसके थ्रू आ रही है? माइक के थ्रू आ रही है ना, एक माइक होगा आपके पास। अब मुझे बताओ कि ये माइक ये एंटीना को एक्टिवेट कर सकता है? हाँ बिल्कुल कर सकता है। तो ये आ गया माइक, और ये डायरेक्ट कनेक्ट हो गया एंटीना के साथ। और इस माइक को एक्टिवेट करने के लिए कोई ना कोई डीसी डिवाइस होगी, चलो वो हम लोगों ने डीसी डिवाइस भी लगा दी है, ठीक है। अब मेरे पास ये सब जो तुम लोगों के लिए टास्क है, ये सब जो तुम्हारा, ये आज मैं तुम लोगों के साथ एक असाइनमेंट शेयर करूंगा।
क्योंकि तुम लोगों ने असाइनमेंट एक भी नहीं किया है, तो एक असाइनमेंट शेयर करने वाला हूँ, छोटा सा होगा। तो उसके अंदर मैं तुम्हारे पास एक सिनेरियो दूंगा, बताना है कि किस तरीके से होगा। तो खैर, ये स्पीकर है, ये ट्रांसमीटर है। अब इन दोनों के दरमियान एक चीज लगी हुई होती है, मॉड्यूलेटर, जो कि इस तरीके से साइन शो करता है। मॉड्यूलेटर, मॉड्यूलेटर का काम क्या होता है मैं बता देता हूँ मॉड्यूलेटर का काम क्या होता है। लेकिन ये जो सिनेरियो है ना, अभी तुम्हारा ये सिनेरियो अब तुम्हारा असाइनमेंट है, ये मैं खुद डिजाइन करूंगा आज रात में, और इसका तुम्हें आंसर देना होगा। किसी का भी आंसर सेम नहीं होना चाहिए। सो मॉड्यूलेटर की बात कर रहे थे। मॉड्यूलेटर क्या होता है? मॉड्यूलेटर एक वेव ये आ रही है, एक मॉड्यूलेटर ये रहा, एक वेव यहाँ से आती है। यानी कि इस मॉड्यूलेटर के अंदर जो आती है वो दो वेव्स आती है, ठीक है। अब ये करता क्या है, ये जो मॉड्यूलेटर होता है इसके अंदर दो तरह की वेव आती है, सही है। मतलब जो दो तरह के वेव आती है जिनकी फ्रिक्वेंसी एक की होती है एल होती है, एक की होती है हाई, सही है। और ये लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल को हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल पे सुपर इम्पोज कर देता है। क्या कर देता है? सुपर यूज कर इम्पोज। सुपर इम्पोज। जी। अब सुपर इम्पोज से मुराद क्या है? बिल्कुल ही थड़े की जबान में अगर मैं बात करूं, थड़ा मतलब यानी कि जैसे कि लोग बोली होते हैं, ये मैकेनिक लोग जो बात वगैरह करते हैं, वो कुछ इस तरीके से सुपर इम्पोज का है कि भाई एक चीज के ऊपर दूसरे में जबरदस्ती बिठा देने को क्या कहते हैं? सुपर इम्पोजिशन कहते हैं। अब सुपर इम्पोजिशन की हमारे पास मल्टीपल टाइप्स होती हैं, यानी कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की, सॉरी, मॉड्यूलेशन की हमारे पास क्या होती है? मुख्तलिफ टाइप्स होती है, जिसमें एक चीज आ जाती है AM, FM और PM, ठीक है। ये तीनों जो है मेरे पास, ये है एनालॉग मॉड्यूलेशन की टाइप्स। यानी कि बेसिकली मॉड्यूलेशन दो तरह की होती है, एक एनालॉग होती है, दूसरी डिजिटल होती है। एक होती है हमारे पास डिजिटल। डिजिटल में होती है AS के, FS के, PS के। मॉड्यूलेशन की बात करें तो इसके अंदर हमारे पास एक लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल होता है, एक अदद हमारे पास हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल होता है। और इनका जो, जब ये दोनों एक दूसरे के साथ सुपर इम्पोज हो जाते हैं तो सिग्नल हमारे पास कुछ इस तरीके का आता है। यानी कि हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल जो होता है उसका जो एम्पलीट्यूड होता है वो लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल की वेव के ऊपर मुंजमद होता है। अब इसको अगर सही तरीके से दिखाऊं मैं आप लोगों को, वो इस तरीके से दिखा सकता हूं। अगर किसी के पास बल्कि रुको, मैं नेट पर सर्च करता हूँ। अच्छा, मेरी स्क्रीन आपको सामने नजर आ रही है? नो सर। अब एक मिनट यार, मैं शेयर करता हूँ। ठीक है जी। तो ये मेरे पास कुछ सिग्नल है, इसके अंदर एक हमारे पास ये आ गया आपके पास लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल, एक अदद आपके पास क्या आ गया? हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल आ गया, सही है। और जब मैं इसको मॉड्यूलेटर से गुजारता हूँ तो कुछ इस तरह की मेरे पास वेवफॉर्म आती है, ठीक है। अब आप यहाँ देख सकते हो कि ये जो कैरियर, सॉरी, ये जो लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल है, इसके अंदर जो एम्पलीट्यूड है
मतलब अगर मैं गौर से यहाँ पे दिखाना चाहूँ आप लोगों को कि जो इस मॉड्यूलेटर का आउटपुट है उसका जो आउटपुट सिग्नल की जो फ्रिक्वेंसी है वो कैरियर सिग्नल के ही वो हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल के ही बराबर है, लेकिन इस हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल का जो एम्पलीट्यूड है वो किसको फॉलो कर रहा है, वो लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल को फॉलो कर रहा है। सो दैट्स व्हाट वी कॉल एम्पलीट्यूड सिग्नल। इस एम्पलीट्यूड सिग्नल के अंदर हम लोग क्या कर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल के अंदर ये जो है कोड, आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, मुख्तलिफ किस्म का कोड बना सकते हो और वो कोड इस सिग्नल के अंदर मॉड्यूलेट करके आप ट्रांसमिट कर सकते हो। सो बेसिकली ये जो चीज हुई है मेरी स्लाइड नजर आ रही है आप लोगों को? सर ये एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन नजर आ रही है। अब बताना यही नजर अब आ रहा है? ये भी तो सर वही नजर अब आ गई सर। ठीक है, ठीक है। तो दैट व्हाट्स वी कॉल्ड एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड। ये तुम लोगों ने सी सॉरी कम्युनिकेशन सिस्टम पढ़ा नहीं है तो इस वजह से ये थोड़ा सा तुम्हारे लिए डिफिकल्ट होगा। इस एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल के अंदर हमारे पास जो ब्रॉडकास्ट स्टेशन होता है, यानी कि जो ग्राउंड स्टेशन होता है, उसकी इंफॉर्मेशन इस एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल के अंदर छुपी हुई होती है। सही है। तो जिसकी मदद से हम लोगों ने क्या किया, ये जो इंस्ट्रूमेंटेशन एरर है उनको बिल्कुल ही क्या कर दिया, कम वो कर दिया, एलिमिनेट कर दिया। बिल्कुल भी नहीं कर जाते कि भाई और भी दूसरी चीजें होती है, लेकिन इससे आने वाली जो डेविएशन है वो बहुत कम हो जाती है। अब एंटीना जो होता है, जो कि आप यहाँ देख सकते हो, ये गोल सा जो एंटीना है ये कहाँ लगा हुआ होता है, एयरक्राफ्ट पे लगा हुआ होता है। कौन सी एक्सिस पे? लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के ऊपर। अब इसके अंदर होता क्या है, हमारे पास पायलट जो होता है वो इस एंटीना को क्या करता है, रोटेट करता है। जब तक रोटेट करता है जब तक उसको क्या ना मिल जाए, मिनिमम सिग्नल की स्ट्रेंथ नहीं मिल जाता, यानी कि नल रीडिंग। अब ये नल रीडिंग है क्या, लाजमी सी बात है। अब ये जो मेरे पास एक ये क्या आ रहा है, एक एंटीना आ रहा है। ये किस तरह का एंटीना है, लूप एंटीना की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे मुझे क्या मिल रहा है, एक नल मिल रहा है इसके घुमाने की वजह से। ये किस तरह का एंटीना है, तो मुझे बता सकता है? Sir, helical? नहीं, ये कहलाता है डायरेक्शनल एंटीना। सही है। डायरेक्शनल एंटीना से क्या होता है, उसके अंदर उसको घुमाने से, रोटेट करने से आपके पास क्या आ जाती है, नल रीडिंग आ जाती है। अब ये नल रीडिंग है क्या, ये किस तरीके से आती है? दिस कांस्टेंट टर्निंग इज अ बहुत बेनिफिशियल इन टर्म्स ऑफ फ्यूल कंजम्पशन एंड कॉज इनहेरेंट नेविगेशन प्रॉब्लम्स। अच्छा जी, ये जो पहले असर मैं तुम्हें उल्टा बता गया। यानी कि पहले के जमाने में होता ये था कि ये जो एंटीना था इसके साथ फिक्स किया जाता था, सही है, और एयरक्राफ्ट के पूरे को घुमाया जाता था। मतलब ये अकेली नहीं चीज घूमती थी, बल्कि क्या होता था, पूरा एयरक्राफ्ट घुमाता था, यानी घूमता था। लेट सपोज अगर मेरे पास आ गया, सही। सो ये मेरे पास क्या है, ये एनडीबी कहीं लगा हुआ है और एडीएफ मेरे पास कहीं एयरक्राफ्ट के अंदर यहाँ कहीं मौजूद है, सही है, इधर कहीं मौजूद है, ये एनडीबी है। नल डिटेक्ट करने के लिए होता ये था, ये जो एयरक्राफ्ट था ना, एक सर्कल सर्कल में घूमता था। अब इस सर्कल में घूमने की वजह से अब यहाँ देख सकते हो हमारे पास क्या हो सकता है, फ्यूल कंजप्शन ज्यादा हो सकती है। दूसरी कोई प्रॉब्लम हो सकती है, इस मैन्यूवर के दौरान क्रॉसविंड अगर आ गई, उस क्रॉसविंड की वजह से आपके पास जो डायरेक्शन है वो खराब हो सकती थी, और भी बहुत से मसले थे इसके। सही है। अब लाजमी सी बात है, मुझे अगर नल डिटेक्ट करना है तो मैं पूरे एयरपोर्ट को घुमाने के बजाय मैं क्यों ना इस एंटीना को घुमाऊं। तो फिर बाद में क्या होगा, यही हुआ, उन लोगों ने फिर इस लूप एंटीना को अपने हाथ से घुमाना शुरू कर दिया। जब इन्होंने अपने हाथ से घुमाना शुरू कर दिया तो उससे क्या हुआ, फ्यूल कंजप्शन बच गई, और फिर क्या करते थे, वो नल डिटेक्ट करते थे। अब ये नल डिटेक्ट करने का मकसद क्या है, अब मैं तुम लोगों को सामने बताता हूँ। अब लेट सपोज मेरे पास एक ग्राउंड स्टेशन पे लगा हुआ है। पहले तो मैं अपनी सारी ड्राइंग क्लियर करूँ और इसको जूम इन करता हूँ।
अब मैं आप लोगों को यहाँ समझाता हूँ मैं कहना क्या चाह रहा था। अब लेट सपोज ये मेरे पास क्या है, ये बेस स्टेशन है जो कि मैंने ऊपर कहीं बनाया हुआ, और ये मेरे पास क्या है, एयरक्राफ्ट है। समझो ये एयरक्राफ्ट को यहाँ पर है कहीं, ये मेरा कोई एयरक्राफ्ट है, इसके साथ लगा हुआ है एक अदद हमारे पास एनडीबी, ठीक है। पर इसकी जो रोटेशन है तो ये है, सही है। अब एयरक्राफ्ट हमारे पास सीधा सीधा चल रहा है, अभी एंटीना घूमना शुरू किया, अभी ये कितनी पोजीशन के ऊपर है, 0 डिग्री के ऊपर है, किस पे 0 डिग्री के ऊपर है, तो कोई ना कोई ये है अपनी स्ट्रेंथ को रिसीव कर रहा होगा। क्या कर रहा होगा, एक स्ट्रेंथ को रिसीव कर रहा होगा। लेट सपोज अभी जो मेरे पास स्ट्रेंथ रिसीव हो रही है वो कुछ ये रिसीव हो रही है, ठीक है, 0 के ऊपर है। अब इसने क्या किया, अब ये जो एंटीना है वो इस डायरेक्शन के अंदर घुमाना शुरू किया। अब लेट सपोज इस एंटीना की जो पोजीशन है वो कुछ इस तरीके से हो गई, यानी कोई थीटा आ गया। सो यहाँ पर ये और ये समझो हमारे पास, तो फिर इसने क्या किया, इस एंटीने को पूरा 360 रोटेट किया, और इसके बाद हमारे पास क्या हो गया, कुछ लेवल जाना शुरू हो गए। अब यहाँ पे कोई इसने सिग्नल रिसीव किया, कोई इसका ये लेवल आया, फिर ये लेवल, फिर ये नहीं किया, पहले ये आया, फिर ये आया, फिर ये आया, फिर ये आया, फिर ये कुछ इस तरीके से हमारे पास एक पैटर्न बन गया। जब ये सारे पॉइंट्स आपस में जुड़े तो ये क्या बन गई, हमारे पास कुछ साइन वेव इस तरह से बन गई। एक्चुअल के अंदर ये साइन वेव बननी चाहिए। इस साइन वेव के अंदर क्या होता है, ये जो होता है ना, ये नल डिटेक्टर कहलाता है, और इस नल रीडिंग की मदद से हम लोग के पास क्या होता है, इस नल रीडिंग की मदद से हमारे पास इसकी जो डायरेक्शन होती है ना, उसकी कैलकुलेशन होती है, राइट। समझ में आया मैंने ये क्या किया अभी? Yes, sir. यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब rotating antenna determined the null reading from radio station was a major advantage of the system. Pilot read the angular difference between the aircraft's heading and the direction of radio. अब इसके लिए अब मेरे पास एयरक्राफ्ट की डायरेक्शन जो होती है वो ये, मतलब एयरक्राफ्ट की डायरेक्शन ये है, ये मेरे पास कोई बेस स्टेशन है। अब ये इस तरीके से और ये इस तरीके से, मतलब एयरक्राफ्ट की डायरेक्शन ये है, ये इसकी डायरेक्शन है। तो हमारे पास एक बेरिंग ये बनती है और एक बेरिंग कुछ इस तरीके से बनती है। ये जो बेरिंग वाला चक्कर होता था, ये एंगुलर डिफरेंस, मतलब ये एंगुलर डिफरेंस बेसिकली इसी तरीके से मालूम किया जाता था। और ये जो चीज होती थी बेरिंग वाली कैलकुलेशन और ये सब, ये ऑन पहले पायलट खुद करता था, फिर उसके बाद में इक्विपमेंट्स आ गए थे जिसके अंदर वो डायरेक्टली बता दिया करता था आपकी बेरिंग यहाँ से यहाँ तक है। आपने फिर क्या करना होगा, इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ होता था, उसकी मदद से आप क्या करते थे, इस नीडल को फॉलो करते हुए बेस स्टेशन की तरफ पहुंचते थे। अब बाद में जब ये लूप एंटीना का, ये आपके पास क्या बना हुआ है, लूप एंटीना ऐसे पहले मैनुअली घुमाते थे, फिर उसके बाद इसके साथ एक इलेक्ट्रिकल मोटर आ गई थी। पहले हम लोग जो डायरेक्शन फाइंड कर रहे थे वो मैनुअली कर रहे थे, अब इलेक्ट्रिकल मोटर आ गई थी जो कि एक तरीके से क्या कहना चाहिए ऑटोमेटिक थी। तो देन उसके बाद इस डायरेक्शन फाइंडिंग एंटीना को क्या नाम दे दिया गया, ऑटोमेटिक डायरेक्शन फाइंडिंग एंटीना का नाम दे दिया। अगर हम लूप एंगल यानी कि इसके एंगल और इसकी स्ट्रेंथ को हम लोग क्या करते हैं, एक जगह पे सिमुलेट करते हैं, तो इनका जो वो आता है, क्या कहने का रिजल्ट आता है, वो साइन वेव की फॉर्म में होता है। The null point is easier to determine than the maximum signal strength since the rate of the change is highest. मतलब इसका ये है कि जब हमारे पास इस लूप एंटीना की जो वो है, क्या कहना चाहिए, जहाँ पर क्या कहते हैं, जिस एंगल के ऊपर सबसे ज्यादा रिसीव करता है इसकी स्ट्रेंथ को, तो उस वो जो पॉइंट होता है ना, वो मेरे पास उसका मतलब बेसिकली डायरेक्शन उसकी वहां की तरफ होती है। तो यानी कि अब मैं इसको किस तरीके से समझाऊं, चलो ठीक है, एक काम करते हैं। लोगों ने पुराने वाले वो देखिए, क्या कहते हैं मतलब एमएनए किसने पढ़ा है, तुम सबने पढ़ा है एमएनए सीनियर्स? नहीं सर, हमने नहीं पढ़ा है।
Yes, sir. चलिए, हाँ सीनियर भाई ये बताना, आप लोगों ने वो कंप्यूटराइज्ड वाली पढ़ी थी, मतलब लैब्स की थी या मैनुअल वाली की थी? Sir, computerized थी. अरे यार चलो, अब देखो मैं तुम्हें चीज बताता हूँ कि होता क्या है। अब हमारे पास एक एनडीबी लगा हुआ है, वो कुछ इस तरीके से है, ठीक है। ये एनडीबी का जो सिग्नल है ना, ये चारों तरफ सही तरीके मतलब जा रहा है, चारों तरफ उनमें डायरेक्शनल है। अब मेरे पास एक डायरेक्शनल एंटीना लगा हुआ है, वो कुछ इस फॉर्म में है, ठीक है। अगर ये डायरेक्शनल एंटीना का जो रेडिएशन पैटर्न है, इसको अगर ट्रांसमिट मोड में यूज इस्तेमाल करो, ये कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है। तो ये डायरेक्शनल एंटीना है। अब ये यहाँ पर मेरे पास इसकी, और ये कोई समझो मेरे पास एक एंटीना बना हुआ है, ये रोटेट हो सकता है। अब लाजमी सी बात है, अगर मेरा जो सिग्नल है, ये एंटीना है, एंटीना अभी किसके ऊपर है, ये 0 डिग्री के ऊपर है समझो। ये इसको मैं यहाँ से यहाँ रोटेट करता जाऊंगा तो कितना हो जाएगा, -9, सॉरी +90, और यहाँ पर अगर रोटेट करूंगा तो -90। मैं इस एंटीना की पोजीशन को यहाँ बन के, सॉरी कंट्रोल Z, ये एंटीना यागी उड़ा बना देता हूँ मैं आपको। अभी जो लूप एंटीना है उसको मैं यागी उड़ा अज्यूम कर रहा हूँ, मतलब लूप एंटीना ले रहा हूँ। अब इस लूप एंटीना, ये जो भी लूप एंटीना है, इसका ये जो फेस है, ये मेरे पास क्या कहलाता है, फ्रंट फेस कहलाता है। अब सिंपल सी बात है, अगर मैं इस एंटीना को इधर की तरफ बिल्कुल 90 डिग्री की तरफ रोटेट कर दूंगा, तो क्या मुझे कोई सिग्नल रिसीव होगा यहाँ से लेके यहाँ तक? ये अगर मेरे, ये मैं अभी तुम लोग की इमेजिनेशन के ऊपर तो मैं बता नहीं सकता, बल्कि छोड़ो, ये किसी दिन तुम लोग एमएनई की लैब वगैरह में आओ ना, तो तुम लोग को बताऊंगा ये किस तरीके से डायरेक्शन फाइंड करते हैं मैनुअल तरीके से। ऑटोमेटिक तरीका तो खैर आ चुका है, जिसमें डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग वगैरह की मदद से आप लोग इस्तेमाल करते हो, लेकिन पुराने जमाने में जो टेक्निक होती थी ना, ये बाय हैंड इस्तेमाल होती है, और इससे वाकई में हम लोग फाइंड कर सकते थे। खैर अभी इसको रहने देते हैं, क्योंकि ये प्योर इमेजिनेशन के ऊपर और तुम लोगों ने चीजें अज्यूम भी नहीं की, अभी फिलहाल रहने देते हैं इन चीजों को। ये हमारे पास एक तरीके से ट्रांसमीटर है, ये वो ऑटोमेटेड डायरेक्शन फाइंडिंग एंटीना है। अक्सर औकात एनडीबी और एडीएफ के अंदर आपसे क्या पूछ लिया जाता है, सवाल पूछ लिया जाता है। वो सवाल क्या पूछ लिया जाता है, वो सवाल ये पूछा जाता है कि भाई व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एनडीबी एंड एडीएफ। तो बेसिकली एडीएफ जो होता है डायरेक्शन फाइंडिंग एंटीना होता है, और एनडीबी क्या होता है, एक ट्रांसमीटर होता है। तो आप ये कह सकते हो भाई एडीएफ इज अ रिसीवर, एनडीबी इज अ ट्रांसमीटर दैट tells you the information and that gives you the information of a base station। बेस स्टेशन को क्या करता है, बताता है। यहाँ देख सकते हो ये बहुत बड़ा टावर लगा हुआ है, जिसके ऊपर एक एंटीना लगा हुआ है, और ये क्या कर रहा है, ट्रांसमिट कर रहा है। ये मेरे पास क्या है, एक लूप एंटीना है जो कि एक रोटेशन में मूव कर रहा है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है थीटा, रोटेट रोटेट करता जा रहा है। अब ये मेरे पास कोई थीटा है, यहाँ पर कोई करंट की वेवफॉर्म आ रही है, वो रिसीव कर ली, बढ़ता गया, रिसीव कर ली, कम होता गया। लेट सपोज एंटीने की अलाइनमेंट जो है वो कुछ इस तरीके से 0 डिग्री ये है, और 90 डिग्री के, सॉरी 45 डिग्री के ऊपर आपके पास क्या है, मैक्सिमम करंट आया। तो उसका मतलब ये है कि मैं करूंगा क्या, यहाँ पे यूजिंग दी फॉर्मूलाज ऑफ बेरिंग मैं क्या मालूम करूंगा, एंगल ऑफ अराइवल मालूम करूंगा। उस एंगल ऑफ अराइवल की मदद से मुझे क्या पता लग जाएगा, बेस स्टेशन की डायरेक्शन पता लग जाएगी। अब नॉन डायरेक्शनल बीकन ये है क्या, नॉन डायरेक्शनल बीकन बेसिकली ट्रांसमीटर होते हैं, एडीएफ का ट्रांसमीटर ऑन ग्राउंड। देखो यहाँ पे लिखी हुई चीज, जिसकी फ्रीक्वेंसी रेंज ये हमारे पास दी गई है। लो फ्रीक्वेंसी रेंज भी होते हैं और हाई मीडियम रेंज फ्रीक्वेंसी भी होते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। NDB were identified by 2 or 3 letters, मतलब नेविगेशनल वो जो आप चार्ट्स होते हैं उनके ऊपर अगर देखो, या मैप जो होते हैं, मैप के ऊपर मतलब एविएशन मैप्स पे आपको इन
एनडीबीज की लोकेशन वहां पर होगी। अब ये इनकी जो सिंबलाइजेशन होती है, या अगर लेट सपोज मेरे पास कोई कराची का एनडीबी है, जैसे कि देख सकते हो कराची जिना पोर्ट, तो इसका कोई ना कोई क्या होगा, एक यूनिक कोड होगा जो कि क्या होगा 2 और 3 का अल्फा कोड होगा, जो कि लोकेशन की फ्रिक्वेंसी और उसकी फ्रिक्वेंसी भी अलग होगी। अब जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, अगर कोई एनडीबी है मैकल, बेल्जियम के अंदर कोई एक शहर है मैकल, वहां पर है, तो उसकी खास फ्रिक्वेंसी होगी जैसे कि यहाँ दी गई है, और इसका जो कोड आ गया, यानी कि इसका जो अल्फा कोड आ गया वो MAK आ गया। अब लाजमी सी बात है, अगर कराची है, जिना एयरपोर्ट के ऊपर कोई एनडीबी लगी हुई है, तो उसका क्या होगा कोड, KHI होगा। अगर कहीं इस्लामाबाद है तो वहाँ ISB होगा। सो ये यूनिक कोड होते हैं जो कि एसोसिएट हुए होते हैं किससे, एयरपोर्ट से और सिटीज से। सिंस हमारे कराची के अंदर एक ही एयरपोर्ट है, जिना एयरपोर्ट है, तो लाजमी सी बात है इसका जो कोड होगा वो KHI होगा, और इसकी जो फ्रिक्वेंसी हो कुछ ना कुछ होगी। अब इनकी जो बीकन्स होती हैं, ये इनकी पावर पे डिपेंड बहुत करती हैं, ठीक है। ये जो अब मेरे पास बड़े बड़े ट्रांसमीटर्स होते हैं, इनकी आउटपुट पावर्स होती है 2 किलोवाट के भी होते हैं, 50 किलोवाट के भी होते हैं, और 50 वाट्स के भी होते हैं। 2 किलोवाट का जो हमारे पास अगर एनडीपी है, तो इसका मतलब ये है कि वो बहुत, क्या कहना चाहिए, पावरफुल होता है। खैर, आगे बढ़ते हैं। इसमें अभी तक कोई सवाल है ऐसा जो आप लोगों को अगर पूछना हो तो? तो सर अभी तक तो नहीं हुआ। ये वो डिफरेंस आ गया कि अब एनडीबी और आईडीएफ के बारे में हमारे पास एक डिफरेंस आ गया कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एनडीबी एंड ईडीएफ। तो गौर से देख सकते हो, ये मेरे पास घर है, इस घर के साथ एक खंबा लगा हुआ है, और उस खंबे के ऊपर एक कोई ना कोई चीज है। देयर इज अ पोल ऑन विच देयर इज एंटीना इज माउंटेड, ठीक है। दिस एंटीना इज ट्रांसमिटिंग the RF signal in the all directions. So this kind of a pole associated with this home is the NDB. ये एक नॉन डायरेक्शनल बीकन है, सही। अब इस NDB को अगर हम लोग ILS के साथ कनेक्ट करते हैं, तो ये कंपास लोकेटर का भी काम करता है। अब ILS है क्या, ये हम आगे जाके पढ़ेंगे, लेकिन NDB का जो दूसरा नाम है वो क्या है, होमर्स है। होमर्स से मुराद ये है कि भाई एयरक्राफ्ट हवा में मौजूद है, उसको कहाँ पहुंचना है, डेस्टिनेशन पे पहुंचना है। सो समटाइम्स उस डेस्टिनेशन को हम लोग क्या कहते हैं, होम कहते हैं। और होम की तरफ मतलब पहुंचाने को जो चीज इस्तेमाल हो रही है, दैट इज वी आर यूजिंग एनडीबी, तो उन्हें क्या कहते हैं, होमर्स भी कहते हैं, राइट। आगे बढ़ते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि अगर मेरे पास कोई नेविगेशन हुआ, हमारे पास क्या मौजूद है, ये कुछ नेविगेशनल मैप्स हैं जो कि एयर नेविगेशन के अंदर इस्तेमाल होते हैं। इन नेविगेशन मैप्स के ऊपर आप इस तरह के कुछ सिंबल देखोगे तो आप देख सकते हो ये बीच में एक पॉइंट एंटीना लगा हुआ, और ये अपनी पावर हर जगह ट्रांसमिट कर रहा है। सो इट्स अ नॉन डायरेक्शनल सिंबल, जो कि क्या कर रहा है, उस मैप के ऊपर, उस खास मखसूस लोकेशन के ऊपर इंडिकेशन है किसकी, एक नॉन डायरेक्शनल बीकन की। ये नियर बाय नेविगेशन एड्स हैं जो कि हमारे पास इस्तेमाल होते हैं, जिनकी कुछ हमारे पास वो है, क्या कहना चाहिए, रेंज है। और ये एनडीबी वगैरह लगे हुए हैं। एक एनडीबी घरों पे लगा हुआ है, एक एनडीबी कराची मसूर बेस पे लगा हुआ है, एनडीबी कराची लगा हुआ है, एनडीबी कराची, बीओआर, पीओआर, वो ये बीओ वोटेक, और ये अब ये मसरूर, और ये एक और चीज है मसरूर। मसरूर बेस है, ये बेस कहाँ पर है, ये बेस साहिल समंदर के साथ लगा हुआ है। जो आप लोग माड़ीपुर रोड के ऊपर आपको ये मिल सकता है, ये कि वहां से इसका रास्ता निकलता है, वहां पर हमारे पास एनडीबी इस्तेमाल होती है। अब ये एनडीबी, एक बात तो ये है कि ये एनडीबी हम लोग इस्तेमाल करते हैं कहाँ पर, इसमें एयर नेविगेशन के अंदर, लेकिन हम लोग इसको अक्सर औकात शिप नेविगेशन में भी अक्सर इसको इस्तेमाल करते हैं, राइट। क्योंकि इसकी जो रेंज होती है बहुत बहुत ज्यादा होती है, मतलब 200 नॉटिकल माइल्स, और बाज़ औकात ये 500 नॉटिकल माइल्स भी होती है। सो इट्स अ काइंड ऑफ अ गुड थिंग। इसके अंदर लेस मेंटेनेंस होती है,
एंड ऑल थिंग्स वगैरह, जिसकी वजह से ये टेक्नोलॉजी है तो बहुत पुरानी, तकरीबन इस टेक्नोलॉजी को आए हुए भी 70-80 साल हो गए। टेक्नोलॉजी जैसे जैसे वक्त गुजरता है एडवांस होती रहती है और चीज़ें कुछ ऑब्सलीट हो जाती हैं। जैसे कि पुराने ज़माने में मरकरी से लोगों का इलाज हुआ करता था और फिर टेक्नोलॉजी एडवांस होती गई और मरकरी से फिर इलाज बंद कर दिया गया। और इसी तरीके से बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जिनसे मतलब टेक्नोलॉजी के साथ वो क्या कहते हैं एडवांस होती गई और वो टेक्नोलॉजी पुरानी जो थी उसको ऑब्सलीट कर दिया गया। सो एनडीबी को ऑब्सलीट ना करने की सबसे बड़ी वजह ये है क्योंकि एनडीबी के ऊपर इतना सारा काम हुआ था पास्ट में, जिसकी वजह से इनके जो नंबर ऑफ क्या कहते हैं एनडीबी से वो दुनिया में बहुत ज़्यादा है। दूसरा ये कि जब हमारे पास अक्सर औकात क्या कहना चाहिए, हाँ, जहाँ कुछ काम नहीं आता वहाँ पर हमारे पास एनडीबी काम करता है, क्योंकि ये साहिल समंदर के साथ लगे हुए होते हैं ज़्यादातर ये एनडीबी, तो इनका बड़ा फायदा होता है। ये कुछ हमारे पास मैप्स हैं जिनके अंदर ये एनडीबीज की इंडिकेशन वगैरह लगी हुई है कि एक एनडीबी यहाँ लगा हुआ है, एक एनडीबी वहाँ लगा है, ऑल दैट वगैरह वगैरह। अब बात करते हैं एडीएफ के अंदर यूज होने वाले इक्विपमेंट्स की। अब रोटेटिंग लूप एंटीना वाज इवेंचुअली, यानी कि जैसे ही हमारे पास क्या हुई लूप एंटीना चेंज और मतलब यानी कि टेक्नोलॉजी एडवांस हुई तो एडीएफ के अंदर पहले जो हमारे पास रोटेटिंग लूप एंटीना था वो रिप्लेस कर दिया गया फिक्स एंटीना की मदद से, क्योंकि उसके अंदर अगर हम लोग वो रोटेटिंग लूप एंटीना उसके नीचे मोटर लगी हुई तो मोटर भी क्या होगी, उसको घुमाने के लिए भी क्या चाहिए होगा, वो सिग्नल चाहिए होगा, तो वो ज़्यादा बिजली खर्च करेगा। सो उसको भी क्या कर दिया गया, बाद में रिप्लेस कर दिया गया किस तरीके से, 2 लूप्स कंबाइंड इन अ सिंगल आइटम। एक एंटीना मतलब 2 लूप एंटीना को आपने क्या किया, एक ही बॉक्स के अंदर कंबाइन कर दिया गया। एक जो था वो अलाइन किया गया किसके साथ, सेंटर लाइन के साथ फ्यूजलाज की, दूसरे को क्या किया गया राइट एंगल की तरफ हमने अटैच कर दिया। अब सिग्नल को हम लोगों ने मेजर किया फ्रॉम ईच ऑफ द लूप एंड ड्राइविंग एन एंगुलर पोजीशन इन अ डेडिकेटेड आईडीएफ रिसीवर। अब ये जो है मेरे पास, समझो एक एंटीना ऐसे लगाया गया, अगर ये मेरे पास कोई एयरक्राफ्ट है तो एक एंटीना इस तरीके से लगाया गया और एक एंटीना ऐसे राइट एंगल पर लगाया, यानी कि 90 डिग्री फेज अपार्ट, जिसकी वजह से हमारे पास क्या हुआ है, ये सिग्नल अलग स्ट्रेंथ मेजर करेगा, ये अलग मेजर करेगा, और इन दोनों की एंगुलर पोजीशन की मदद से हम लोग क्या करेंगे, एडीएफ रिसीवर की एंगुलर पोजीशन हम मालूम करते हैं। एक और पॉसिबिलिटी है कि हम इनको 80 डिग्री फेज अपार्ट कर दें, तो ये उसमें भी इस्तेमाल होता है, जिसमें हमारे पास और क्या कहते हैं मजीद, एक मिनट यार, हाँ, एडीएफ के अंदर मजीद मतलब एक तो हमारे पास आ गए सेंटर लाइन के साथ, दूसरा राइट एंगल के ऊपर रखा गया। सो इसी तरीके से उन्होंने क्या की मल्टीपल आइटरेशंस की, जिसकी मदद से हम लोग क्या कर सके, उस एनडीबी की डायरेक्शन मालूम कर सकें। सो मुख्तलिफ टोपोलॉजी इस्तेमाल की गई जिसके अंदर 180 डिग्री फेज अपार्ट किया गया। फिर उसके बाद सेकंड सेंस दूसरा एक मतलब नॉन डायरेक्शनल रेडियो वेव्स एंड बीकन वगैरह, ये सब चीज़ें इसमें लिखी हुई है, तो ये ज़रा देख लेना। लेकिन अभी जो हम लोग अब तक जो इस्तेमाल कर रहे हैं जिसके अंदर क्या लगे हुए हैं, तो अलग अलग इंडिपेंडेंट एडीएफ सिस्टम लगे हुए हैं, एक कहलाता है लेफ्ट और एक कहलाता है राइट। लेफ्ट एक आपके पास क्या कहता है, वो मालूम करता है डायरेक्शन मालूम करता है, दूसरा अलग डायरेक्शन मालूम करता है। अगर दोनों के दरमियान 0 फेज डिफरेंस हुआ, मतलब कोई एरर नहीं है, तो इसका मतलब है दोनों के अंदर क्या है, मतलब दोनों सही सिग्नल पकड़ रहे हैं। या इन दोनों के मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन की मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, उस डेट की डायरेक्शन मालूम कर सकते हैं। अब
ये डायरेक्शन फाइंड करने का जो तरीकेकार है वो डिपेंड करता है कि आपने उसके अंदर कौन सा सिग्नल प्रोसेसिंग यूनिट लगाया हुआ है। सो ये अभी इस लेवल पे कहना नामुनासिब है कि हम इसके अंदर किस तरीके से काम कर रहे हैं, किस तरीके से नहीं। हमें बस इस कोर्स के अंदर पता होना चाहिए कि एडीएफ काम किस तरीके से करता है। ये एयरक्राफ्ट की लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है, ये हमारे पास एनडीबी है, और ये मेरे पास क्या है, बेरिंग स्टेशन है। अब अगर मेरे पास एंटीना यहाँ पे लगा, ये मतलब इसके अंदर कोई ना कोई एडीएफ लगा हुआ होगा, जिसके अंदर आप ये देख सकते हैं एक सेंस एंटीना है, लूप एंटीना और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट है। इसकी मदद से जो कि ये वो है, इसकी मदद से इसने क्या किया, बेरिंग फाइंड आउट कर लिया, एंड दस हमारे पास एयरक्राफ्ट होम को पहुंच चुका है। अब एक चीज है इसके अंदर, ये मेरे पास एक सेंस लूप एंटीना और इलेक्ट्रॉनिक यूनिट है। ये बेसिकली है क्या, ये वो इक्विपमेंट्स हैं जो कि एडीएफ के अंदर इस्तेमाल हो रहे हैं। सही है। अब एडीएफ है, उसके अंदर वो इक्विपमेंट है, उस रिसीवर है, उस रिसीवर के अंदर क्या क्या चीजें लगी हुई हैं, एक सेंस सिग्नल लगा हुआ है, एक लूप सिग्नल प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड कोसाइन रिलेटिव टू सेंट्रल एंड रिसीव सिग्नल। अब ये लूप सिग्नल है क्या, बेसिकली ये इसके अंदर कुछ ना कुछ सिग्नल प्रोसेसिंग हो रही होगी। वो सिग्नल प्रोसेसिंग या वो जो सिग्नल होगा, जैसे जैसे मेरे पास सिग्नल एम्पलीट्यूड के क्या होगा, बिल्कुल प्रोपोर्शनल होगा, यानी कि एम्पलीट्यूड जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे सिग्नल की स्ट्रेंथ बढ़ेगी इन दी कोसाइन रिलेटिव एंगल। अब ये कोसाइन कहाँ से आया, सेंट्रल लाइन कहाँ से आया, रिसीव सिग्नल कहाँ से आया, इसके अंदर हमें चाहिए होगी ट्रिग्नोमेट्री। अब ये जो चीजें लिखी हुई हैं ये आपके बुक के अंदर मौजूद नहीं है, ये सब शायद बाकर की स्लाइड से, तो मैं उसमें से पढ़ा रहा हूँ। खैर इन्होंने यहाँ पर इसका जिक्र कर लिया, लेकिन बुक के अंदर इस चीज का जिक्र नहीं हुआ होगा, तो इस पार्ट को मैं स्किप भी करवा देता हूँ। लेकिन ये पता होना चाहिए, पीछे अगर देखें तो इस एडीएफ के अंदर हमारे पास एक सेंस एंटीना होता है, लूप एंटीनास लगे हुए होते हैं, मल्टीपल लूप एंटीनास, और एक इलेक्ट्रॉनिक यूनिट लगा हुआ होता है जो कि क्या कर रहा होता है, रिसीव सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर रहा होता है। यहाँ पे मैंने एक चीज बतानी थी आप लोगों को कि ये जो एडीएफ लगा हुआ है, सही है। अब एडीएफ का ये बेरिंग इंडिकेटर है, और एक ये आरएमआई है। आरएमआई स्टैंड्स फॉर रेडियो मैग्नेटिक इंडिकेटर। इसके अंदर दो तरह की बेरिंग इंडिकेशंस होती हैं। अब यहाँ देख सकते हो एडीएफ के अंदर ये मेरे पास एयरक्राफ्ट की नोज है जो कि 0 डिग्री के ऊपर है, सही है, और ये निडल कहाँ पर आ रही है, यहाँ पर आ रही है। अब ये जो निडल शो कर रही है बेसिकली उस एनडीबी की डायरेक्शन को शो कर रही है, और हम लोग क्या करते हैं जब हमें एनडीबी की तरफ जाना होगा। अब यहाँ पे देखें, ऑलवेज एक एविएशन के अंदर एक चीज इस्तेमाल होती है, ऑलवेज फॉलो द निडल। एयरक्राफ्ट को हम लोग क्या करते हैं, इस निडल की डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश करते हैं, एंड थस हम लोग क्या करते हैं, बेस स्टेशन की तरफ पहुंच जाते हैं। यार मैं अभी थोड़ा सा थक गया हूँ, तो अभी के लिए इतना ही करते हैं। मैं शाम में, यार एक बात बताओ, साथ बैठा हुआ है यहाँ पर? जी सर मैं यहीं हूँ। साथ भाई तुम्हें मुझे है ना क्या कहते हैं, शाम में तुम्हें मुझे याद दिलाना होगा कि एक मैंने तुम लोग के साथ शेयर करना है, एक अदद असाइनमेंट है, यहाँ पे लिख भी लो अभी तुम। वो ये है कि हाउ टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ अराइवल एंड एंगल ऑफ अराइवल यूजिंग एंटीनास। ये एक तरह का रिसर्च असाइनमेंट है जो कि तुम लोगों ने खुद ने करना है। सही है। आज का असाइनमेंट पता लग गया क्या है? जी सर बस हाउ टू फाइंड एंगल ऑफ अराइवल है। एंगल ऑफ अराइवल एंड डायरेक्शन ऑफ अराइवल। ओके सर। ठीक है। अब ये असाइनमेंट करोगे किस तरीके से,
ये असाइनमेंट के अंदर तुम्हें कुछ ना कुछ रिसर्च पेपर पढ़ने पड़ेंगे। उस रिसर्च पेपर के अंदर ये सबके लिए है भाई, ये तमाम के तमाम लोग इस बात को सुन लें। अब आप जब ये इंटरनेट के ऊपर सर्च करोगे तो यू वुड फाइंड मल्टीपल research papers. After doing extensive research using these research papers, you would come to a conclusion. वो conclusion मुझे चाहिए होगा किसका? आपको एक written form के अंदर। वो के क्या होना चाहिए? हैंड रिटन फॉर्म में होना चाहिए, राइट? अब इसके अंदर तुम पिक्चर्स का भी इस्तेमाल कर सकते हो और किसी भी मतलब पिक्चर्स का इस्तेमाल कर सकते हो, हैंड रिटन पिक्चर्स का इस्तेमाल कर सकते हो एंड ऑल दैट। ओके सर। सही है, इस बात का खास ख्याल रखना। लाजमी सी बात है कि भाई ये एक तरह का रिसर्च प्रोजेक्ट है। इस रिसर्च प्रोजेक्ट के अंदर कंक्लूजन सबके अलग अलग होंगे। किसी का भी ये असाइनमेंट कॉपी करने से गुरेज करना। ये रिसर्च असाइनमेंट जो है ना तुम्हें फ्यूचर के अंदर बड़ी मदद देगा। मैं ऑफिशियली वहां पर LMS पे भी अपलोड कर देता हूँ असाइनमेंट नंबर 1, ठीक है? सो ये याद रहेगा। अब इस असाइनमेंट को मैं कब चेक करूंगा? ये असाइनमेंट को चेक करूंगा मैं मिड के बाद। तो टाइम है तुम लोगों के पास, डेट है तकरीबन मिड के बाद ही है। इसकी मतलब कोशिश ये करना कि इसको तुम खुद से करो। बस एक तो मैं असाइनमेंट चेक करूंगा तुम लोगों के, किसने क्या किया किसने नहीं किया। पॉसिबिलिटी है कि ये मिड में भी तुम्हारे पास आ जाए। सो अभी से लग जाओ काम पर, ठीक है? सर थोड़ा मिड टर्म का आइडिया भी दे देंगे, क्वेश्चंस किस तरह से आएंगे और कितने आएंगे? देखो भाई, मिड टर्म का आइडिया मैं बिल्कुल दे देता हूँ। मिड टर्म के अंदर होगा किस तरीके से भाई, अभी तक आप लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया, जितना भी पढ़ लिया उसके अंदर आप देख सकते हो कि भाई जैसे कि ADF है ना, ADF क्या है? अब एक सवाल ये आ सकता है कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ADF एंड नॉन डायरेक्शनल बीकन, ठीक है? ये कह सकते हो। एंड हाउ वुड यू फाइंड आउट इफ यू आर गेटिंग द this kind of indication on your ADF? तो इसी तरीके से सवाल जवाब आएंगे। शुरू में न्यूमेरिकल्स करवाए थे मैंने एंटीना से रिलेटेड, वो आ सकते हैं। सिनेरियो बेस्ड भी कोई आ सकता है जिसके अंदर आपने कुछ सिनेरियो। हाँ MCQs होंगे? जी हाँ, MCQs हो सकते हैं, बिल्कुल MCQs हो सकते हैं। सही है सर। और शाम में मुझे याद दिलाना, मैंने चीज अपलोड करनी है। अगर तुम लोग सही समझो तो 8 बजे मैं एक सेशन ले लूँ आप लोगों का। सर आप सेशन तो रखेंगे, आएगा कोई नहीं, सिर्फ 2-3 के अलावा। सही है, तो उसको रिकॉर्ड कर लेंगे, जिसको देखना होगा वो रिकॉर्डेड देख लेगा। सेट है? ठीक है सर। चलो सही है ठीक है भाई, अल्लाह हाफिज़। सर जी जी सर 2 क्वेश्चन थे आज के लेक्चर से मुकाम वाले। सर एक तो मुझे पूछना था कि लूप एंटीना के आपने यूज बताया था, वो मैंने ना मैं मतलब सही से सुना नहीं। लूप एंटीना का आपने एक यूज बताया था कि ये यहाँ पे यूज होता है। लूप एंटीना जो है वो एनिमल ट्रैकिंग जो होती है GPS के थ्रू वहाँ पे इस्तेमाल होता है। लूप एंटीना का सबसे बड़ा फायदा ये है कि अब जो है ये PCBs के ऊपर फैब्रिकेट किया जा सकता है, जिसकी वजह से इसकी जो एनर्जी कंजप्शन है वो कम हो जाती है। अच्छा सही है। इसके अलावा लूप एंटीना जो है मुख्तलिफ किस्म के जो हमारे मोबाइल है ना वहाँ पर भी इस्तेमाल होता है। ओके सर। और कोई सवाल? सर एक और ये सवाल था कि क्या नाम है जो NDB जो होता है वो आपने एक बताया था कि मतलब एक मतलब कराची में जो है वो किसी और नाम से है कुछ, आपने इसका बताया था। हाँ हाँ, मैंने ये कहा था कि अगर कराची के अंदर कोई एक NDB मौजूद है जी तो उसका कोई ना कोई यूनिक कोड होगा। वो यूनिक कोड होगा क्या?
हम लोगों ने assumption की थी कि वो भाई अगर कराची के जिना एयरपोर्ट टर्मिनल पे लिखा हुआ है तो उसका THI भी हो सकता है, अगर इस्लामाबाद है तो इस्लामाबाद का IS भी हो सकता है। अब ये जो है ना, ये वाली इंफॉर्मेशन, ये तो इंजीनियरिंग से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, बस ये पता होना चाहिए कि भाई हर NDP का एक 2 to 3 लेटर का एक यूनिक कोड होता है, बस। Okay, sir. That's it. Sir. Okay, sir. Thank you. चलिए, अल्लाह हाफिज़।